गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो हम पिछले वीडियो में लाइट चैप्टर में आपका किरण प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी देख रहे थे। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी का हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़े थे और ये बताए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम में बताए थे कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब कोण आई जो होता है हमेशा कोण आर के बराबर होता है। आर मतलब परावर्तन कोण, आई मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण। जो आपतन कोण है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होता है। प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होता है। ये जो प्रकाश के परिवर्तन है आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन ये आपका प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार का होता है। नया चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। एक होता है नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। अब नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो नियमित परिवर्तन की बात करें तो वैसे प्रकाश के परिवर्तन है ना, है तब प्रकाश के परिवर्तन वह प्रकाश के परिवर्तन जिसमें प्रकाश के नियमों का पूरा पालन किया जाता है। वह प्रकाश के परिवर्तन जिसमें प्रकाश के नियमों का पूरा पालन किया जाता है नियमित परिवर्तन कहलाता है। इसमें जो प्रकाश की किरण है, इसमें प्रकाश की किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में गतिमान होती है। जैसे समतल दर्पण से परिवर्तन जो होता है नियमित परिवर्तन होता है। दर्पण से परिवर्तन होता है नियमित परिवर्तन होता है। तो इसमें जो प्रकाश की किरण है परिवर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में गतिमान होते हैं। और आपका अनियमित परिवर्तन जो है इसमें प्रकाश के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। प्रकाश के नियमों का पालन मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दो नियम है। इन दोनों नियम का जो नियमित परिवर्तन है पूरा पालन करता है, और अनियमित परिवर्तन इस नियमों का पालन नहीं करता है। तो जैसे कि हम देखते हैं किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसको देख पाते हैं, अनियमित परिवर्तन के कारण देख पाते हैं। देखिए समझते हैं इसको। अनियमित परिवर्तन क्या होता है? इसमें जो प्रकाश की किरण है परिवर्तन के बाद एक विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती हैं। अनियमित परिवर्तन में प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कोई पिंड है, प्रकाश की किरण है, यहाँ पर परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती है। मतलब इधर भी टकरा के चल जाएगा, इधर भी कुछ अंश इधर विभिन्न दिशाओं में गतिमान होगी। ठीक है, इसमें जो प्रकाश किरण है परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में गतिमान होगी, मतलब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है अगर यहाँ पर खड़ा है उसको भी वस्तु दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है उसको भी वस्तु दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है उसको भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन होता है वो विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती हैं। सामान्यतः इसे ही विसरण कहा जाता है। जो विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती हैं, प्रकाश की किरणें किसी पिंड से परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में गतिमान हो जाती हैं। किसी पिंड पर आपतित होती हैं जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती है, इसे ही विसरण कहा जाता है। तो अनियमित परिवर्तन के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। अनियमित परिवर्तन क्या है? जिसमें प्रकाश के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसमें प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती हैं। तो ये आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा। जो अनियमित परिवर्तन है इसमें प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में गतिमान होती हैं। अब हम आगे देखेंगे दर्पण के बारे में। देखेंगे दर्पण क्या होता है। दर्पण, तो सबसे पहले हम बात करें तो दर्पण दो प्रकार का होता है। हम दर्पण को देखेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। अब दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है
गोलीय दर्पण। एक होता है, पहले समतल दर्पण मान लेते हैं, समतल दर्पण पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण। और सेकंड होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, सेकंड होता है गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ये समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तभी देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो मतलब इसमें जो समतल दर्पण में इसका परावर्तक सतह समतल होता है। जैसे कि आप लोग आईना देखते होंगे, आप लोग जिस आईना में अपने चेहरा को देखते हैं उस आईना का परावर्तक सतह समतल होता है। इसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं समतल दर्पण पहचानेंगे कैसे, गुण क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह पहला हुआ समतल होता है। सेकंड नंबर में बात करें तो इसका फोकस दूरी, इसका फोकस एवं वक्रता केंद्र, इसका फोकस एवं वक्रता केंद्र अनंत होता है। इसका फोकस एवं वक्रता केंद्र अनंत होता है। इसका फोकस एवं वक्रता केंद्र अनंत होता है। जब इसका फोकस अनंत हुआ, जब इसका फोकस अनंत हुआ और वक्रता केंद्र अनंत हुआ, इसका मतलब फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा। अब ये जो समतल दर्पण है ये हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और पार्श्व क्रम में बनाता है, मतलब बाएं का दाएं और दाएं का बाएं बनाता है। जो समतल दर्पण होता है ये बाएं का दाएं, दाएं का बाएं बनाता है। हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के बराबर एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर, बाएं के दाएं और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे समतल के नज़दीक जाइए, जैसे कि आप जितना दूर, आप बराबर दूरी पर बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बराबर दूरी पर बनता है। आप इतना दूर हैं, आप वो आपका प्रतिबिंब भी देखिएगा उतने दूरी पर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा प्रतिबिंब भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप आईना में सट जाइएगा मतलब प्रतिबिंब भी सटा हुआ एकदम बनेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वो भी बढ़ेगा। तो देखने में प्रतीत होता है, प्रतिबिंब जो होता है बराबर दूरी पर बनता है। जितने दूरी पर आप खड़ा रहिएगा उतने दूरी पर आईना में प्रतिबिंब बनेगा, और जितना बड़ा आप रहिएगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब आपका ये हाथ इधर है तो ये हाथ इधर दिखेगा, ये हाथ इधर है तो इधर दिखेगा। हम मार्कर इसमें रखे हैं तो आईना में दिखेगा तो इस तरफ दिखेगा। तो ये आपका समतल दर्पण का गुण रहा। इसका फोकस दूरी अनंत होता है। और एक बात, इसका आवर्धन क्षमता, आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन, आवर्धन जो होता है एक होता है। समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। कैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब h डैश बटे h। तो h डैश h मतलब बराबर दोनों प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो जितना वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इसका मतलब h जो है, h डैश है जो h के बराबर है, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम और एक फार्मूला होता है आवर्धन का, m बराबर माइनस v बटे यू, माइनस v बटे यू। तो v आपका जो है, v मतलब वस्तु प्रतिबिंब दूरी और यह वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी, वस्तु दूरी के बराबर है प्रतिबिंब दूरी। मतलब जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब माइनस यू बटे भी लिख सकते हैं कि माइनस यू दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो होता है ऋणात्मक होता है। ये लोग आगे चल के आपको समझाया जाएगी सारी बातें को। ये आवर्धन के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस एक इंट्रोडक्शन टाइप का देख लीजिए। यू कट के कितना जाएगा 1 आएगा, मतलब इसका आवर्धन कितना होता है 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। तो ये रहा आपका समतल दर्पण के बारे में। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है। तो चलिए गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोलीय दर्पण आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे इसको। एक खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह पेंट किया रहता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह पेंट किया रहता है गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह पेंट किया रहता है गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है। अगर इसको ऐसे काट देते हैं तो दर्पण बनाने में आसानी होगा। ऐसे इसको अगर ऐसे करें, खोखले गोला का वह भाग जिसका एक सतह पेंट किया रहता है, तो इसमें ये वाला सतह पेंट कर दीजिए, ठीक है।
इसमें ई वाला सतह को पेंट कर दीजिए। एक सतह पेंट हो गया। तो ये आपका गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका पर एक सतह पेंट किया रहता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और सेकंड होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, सेकंड होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो इस गोलीय दर्पण में जिसका बाहरी सतह पेंट किया जाता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण, जिसका बाहरी सतह पेंट किया जाता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिसका भीतरी सतह अंदर का सतह पेंट किया जाता है, गोला का अंदर का सतह पेंट किया जाता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका बाहरी सतह पेंट किया जाता है उसको अवतल दर्पण, जिसका अंदर का सतह पेंट किया जाता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब गोला के केंद्र जो होता है, गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोला के केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। बाद में यहाँ पर लिख देंगे सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। सी को वक्रता केंद्र, गोला का केंद्र वक्रता केंद्र कहा जाता है। तथा ये जो दोनों मतलब ई वाला इसको अगर गोला के जो व्यास होता है मतलब दोनों को मिलाता है व्यास को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको इस व्यास को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। जो व्यास है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर तरफ बढ़ा देते हैं, मतलब दोनों तरफ हो जाएगा अच्छा से। अब ध्यान दीजिए, ई जिस केंद्र पर काटता है, ई जो व्यास परिधि के जिस केंद्र पर काटता है उसको हम बोलते हैं ध्रुव। पी द्वारा सूचित किया जाता है, पोल कहा जाता है। तो जिस केंद्र परिधि के जिस केंद्र पर काटता है जो व्यास है इसको ध्रुव बोलेंगे। इधर भी इसका भी, इस पर भी काट रहा है इसको भी बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर भी काट रहा तो इसको बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ई ध्रुव एवं वक्रता केंद्र कि जो बीच होगा, मतलब बीच में एकदम जो होगा बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। तो इसके भी बीच में भी होगा, इसको भी बोलेंगे फोकस। एफ को क्या बोलेंगे, एफ को फोकस कहा जाता है। एफ को फोकस कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्रुव पी को ध्रुव कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पी एवं एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, छोटा एफ, तो छोटा एफ को क्या कहता है, फोकस दूरी कहा जाता है। पी एवं एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पी एवं सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। पी सी मतलब इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को आर द्वारा सूचित किया जाता है, एवं आर जो है वक्रता त्रिज्या है। इधर भी इसको बोलेंगे फोकस, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को इधर भी बोलेंगे वक्रता त्रिज्या आर। तो आप लोग दर्पण के बारे में समझे। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के फोकस की बात करें तो ये आपका उत्तल दर्पण का फोकस हुआ। वक्रता केंद्र ये दोनों के लिए होगा, और अवतल दर्पण के लिए भी यही होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा। और इसका फोकस ई वाला हो जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस ई हो जाएगा, और उत्तल दर्पण का फोकस ई होता है। एकदम आधा होता है, फोकस भी होता है। मतलब ये जो आर का आधा होता है, मतलब एफ अगर निकालना चाहे तो ए बराबर R/2 होता है, एकदम आधा होता है। ये आधा दोनों ही जो यहाँ पर यही वाला इसको नापिएगा तो एकदम बराबर दिखेगा। फोकस ई वाला फोकस तो वक्रता केंद्र, तब वक्रता केंद्र के आधा होता है फोकस ए बराबर R/2। ठीक है, तो ये आपका दर्पण के बारे में रहा। अब दर्पण को एक एक करके देखेंगे। उत्तल दर्पण को पहले देखते हैं, पहले अवतल दर्पण को देखते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण को देखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण को पहले देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग साफ कर रहे हैं।
सबसे पहले हम अवतल दर्पण को देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप लोग देखे होंगे, अवतल दर्पण का जो इसमें गोलीय दर्पण जो फिगर बना था कैसा था, ऐसा था। अवतल दर्पण जो बना था यही ना बना था, खोखले गोला का एक भाग, खोखले गोला का वह भाग जिसका बाहरी सतह पेंट किया जाता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग, खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी सतह पेंट किया जाता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में इस वाला का मुख अक्ष होगा, ये वाला आपका मुख अक्ष होगा, क्योंकि आप गोला में गोलीय दर्पण में देखे होंगे मुख अक्ष ऐसा ही था, इधर था, इधर भी था, इधर भी था, ठीक है। तो इसका पोल, इसको पी बोला जाता है, इसका पी बोला जाता है। इसका फोकस, इसका जो वक्रता केंद्र होगा सी, बोलिए गोला का केंद्र होगा, गोला का केंद्र वक्रता केंद्र सी, एवं ये जो बीच दोनों के बीच में एकदम बीच जो बिंदु होगा उसको एफ कहा जाएगा। वक्रता केंद्र एवं पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर्क बोला जाएगा। एवं फोकस एवं पी मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी छोटा एफ बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन रहा इसके बारे में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को जानना। 10th क्लास में आप लोग सारी बातें पढ़ चुके होंगे। तो अब देखिएगा इसका प्रतिबिंब का बना, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं आप लोग, 10th क्लास वाला ही चल रहा अभी, तो अभी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाहरी सतह पेंट किया रहता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये आपका मुख्य, ये आपका वक्रता केंद्र सी, ये आपका फोकस एफ, ठीक है। यदि इसमें केस बनता है जो वस्तु कहाँ रखा जाए, वस्तु कहाँ रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस तरह का बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, सारी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यदि वस्तु हम F एवं P के बीच रखें, F एवं वस्तु F एवं P के बीच हो। F एवं P के बीच मतलब, F एवं P का बीच मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस एवं ध्रुव के बीच, यदि वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा यदि वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, इनके बीच में यदि वस्तु को कोई रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये जो वस्तु है, वस्तु रख दिए, वस्तु मान लीजिए वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश निकलेगा, जाएगा दर्पण से, दर्पण पे आपतित होगा। जो वस्तु से प्रकाश निकलेगा सीधे दर्पण पे आपतित होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे आपतित होगा। दर्पण से परावर्तन के बाद पहला जो किरण है एफ से गुजरेगा। आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों, जो कोई भी वस्तु से यदि प्रतिबिंब बनेगा तो दो किरण निकलेगा, एक शीर्ष से निकलेगा, एक पुच्छ से निकलेगा। आपका भी प्रतिबिंब बनता है तो आपका भी दो किरण निकलता है। सूर्य से जो किरण आती है, एक जो है आपका सिर से सीधे निकल जाती है, जहाँ निकलेगा वहाँ से प्रकाश हो जाता है। और आपका पैर के जो आपका खाली स्थान है वहाँ से प्रकाश निकल जाता है, तो वहाँ जो रहता है, अब जहाँ से प्रकाश नहीं निकल पाता है वो आपका अंधार होता है, मतलब परछाई बनता है ना जो। तो कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एक सिर से एक पुच्छ से। तो ये आपका सिर से किरण निकला, यहाँ से जाया, एफ से गुजरा, फोकस से गुजरा। और दूसरा जो है इसके सिर से ये आपका सी से गुजरता है, सिर से आएगा और सी से दूसरा किरण गुजरेगा। अब बताइए क्या इधर ही कहीं भी किरण कटेगा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, जितने बढ़ेगा जितने ज़्यादा बढ़ते जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है इस पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मेरा कट जा रहा है और इसका यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु ए बी है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। यदि वस्तु ए बी है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा बना है, आप लोग देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब जो बना है वस्तु से बड़ा बना है और कल्पना की गई रेखा से बना है, न कि वास्तविक रेखा से बना है। कल्पना की गई रेखा से बना है, इसलिए वस्तु काल्पनिक बना है, आभासी। काल्पनिक को ही आभासी, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी होता है।
काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी। ठीक है, काल्पनिक आभासी। जो प्रतिबिंब बना है काल्पनिक बना है, काल्पनिक बना है, वस्तु से बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा बना है। इतना छोटा वस्तु इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु से बड़ा बना है, काल्पनिक बना है। दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, क्योंकि दर्पण इधर बना चाहिए, दर्पण के पीछे बना है, वस्तु से बड़ा बना है, काल्पनिक बना है, बड़ा बना है, काल्पनिक बना है और दर्पण के पीछे बना है। ये आपका प्रतिबिंब का प्रकृति हुआ, प्रकृति हुआ। ठीक है, अब ये आपका हम वस्तु कहाँ रखे थे, एफ एवं पी के बीच। यदि हम सेकंड नंबर केस में देखें, यदि हम वस्तु को एफ पर रखें, अब मान लीजिए वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं। यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं पर बना दे रहे हैं, ज़्यादा कोई ये टफ टॉपिक नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तेज चल रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं है ये, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, हम वस्तु कहाँ रखें, फोकस पर। वस्तु को अगर फोकस पर रखें तो पहला किरण निकलेगा, और निकल के कहाँ से जाएगा, एफ से। पहला किरण निकल के एफ से जाएगा, दूसरा किरण सी से जाएगा। पहला किरण एफ से जाएगा, दूसरा किरण सी से जाएगा। इधर भी बढ़ाते हैं तो नहीं कटेगा, इधर भी बढ़ाते हैं तो नहीं कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा। इसका मतलब जो रेखा है समानांतर चला जाएगा और प्रतिबिंब जो है अनंत पर प्राप्त होगा। इसका मतलब रेखा समानांतर हो जाएगा दोनों, और प्रतिबिंब जो है अनंत पे प्राप्त होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो अगर फोकस पे वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और वास्तविक रेखा द्वारा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अनंत पे बनेगा, फोकस पे रखते हैं तो। यदि वस्तु को एफ एवं सी के बीच रखते हैं तो इसी प्रकार से भी होगा। यदि वस्तु को आप एफ एवं सी के बीच रखें, यदि वस्तु को एफ एवं सी के बीच रखें तो एफ एवं सी के बीच रखिएगा तो क्या होगा, पहला किरण एफ दर्पण पे जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद पहला किरण जो है एफ से, दूसरा किरण जो है सी से जाएगा और कहाँ कटेगा, यहाँ पर आगे कटा। इधर जो है अनंत है तो यहाँ पर आगे कटा, मतलब अनंत एवं सी के बीच आपका प्रतिबिंब बना। वस्तु ए बी था तो प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। मतलब वस्तु को अगर हम एफ एवं सी के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी एवं अनंत के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब सी एवं अनंत के बीच बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और एक बात, उल्टा बन रहा है। वस्तु इधर है तो वस्तु प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। वास्तविक रेखा द्वारा आके यहाँ पर कटा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब का प्रकृति हुआ यदि वस्तु एफ एवं सी के बीच हो। अब ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु को सी पर रखें, ये आपका पी, इसको पी बोला जाता है, सी हो गया, ये एफ हो गया। यदि वस्तु को सी यहाँ पर रखें तो पहला किरण है जो यहाँ पर जाएगा, दर्पण पे जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद पहला किरण एफ से, सब में वही होगा, पहला किरण एफ से, दूसरा किरण सी से। एक स्थिति में बदलता है यदि वस्तु अनंत पर रहता है तब, तो वो आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पहला किरण एफ से, दूसरा किरण कह जाएगा सी से, तो सी से जाएगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। और प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और सी पर ही बनेगा, एवं सी पर ही बनेगा। ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये आपका सी तक हम कर लिए। यदि वस्तु सी पर हो तो अब इसको साफ करते हैं। तो सब थोड़ा रफ हो गया है, आप लोग कॉपी लेकर वीडियो को धीरे करके अपने पेज पर, कॉपी पर धीरे धीरे बना लीजिएगा, सब देख देख कर। ठीक है, साफ कर दे रहे हैं इसको हम।
हम वस्तु को C पर रख के प्रतिबिंब बना लिए हैं। जब वस्तु को C पर रखे हैं, जब वस्तु को हम C पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? C पर ही बना है, वस्तु के बराबर बना है, उल्टा बना है, वस्तु के बराबर बना है, उल्टा बना है। अब चलिए हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? ये आपका C हुआ, ये आपका F हुआ, ये आपका अनंत हुआ। यदि वस्तु को हम अनंत एवं C के बीच यहाँ पर रखें, यदि वस्तु को अनंत एवं C के बीच रखें तो क्या होगा? वस्तु से प्रकाश निकलेगा दर्पण पर, दर्पण से परावर्तन के बाद पहला किरण F से, दूसरा किरण C से, दूसरा किरण C से। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना? F एवं C के बीच वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब F एवं C के बीच वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये लगभग बराबर दिख रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा ना। इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ये फोकस दूरी बराबर लेना है, फोकस जितना है उतने जो वक्रता केंद्र भी लेना है। गोला इस पर प्रकाल का नोक रख के हमको खींचना है। प्रकाल का नोक कहाँ रहेगा? C पर रहेगा, C पर रख के हमको खींचना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण C पर प्रकाल का नोक रख कर खींचिए। उसके बाद C का आधा फोकस लीजिए और C एवं अनंत के बीच रखिए तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। सो दिख रहा है बराबर, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो गया होगा इसलिए बराबर दिख रहा है। लाइन टेढ़ा मेढ़ा, हाथ से खींच रहे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को भी बनेगा तो आराम से बनिएगा। वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, F एवं C के बीच बनेगा। अब और एक स्थिति रह गया, यदि वस्तु अनंत पर हो तब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर हो तो ये आपका C हुआ, ये आपका F हुआ। यदि वस्तु अनंत पर हो तो आप लोग जानते हो कि अनंत से किरण आने वाली किरण पुंज होती है, अनंत से किरण पुंज जो आती है समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज होती हैं। क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो जो लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन के टाइप पे डाले थे उसमें बताए थे कि अनंत से आने वाली किरणों को समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। जो अनंत से किरण, सूर्य से जो किरण आती है समानांतर किरण पुंज होती है, अनंत से आती हैं। तो यहाँ पर अनंत से जो किरण आएगी समानांतर आएगी एक दूसरे के। एक आएगी ध्रुव, यहाँ पर आया तो यहाँ पर कट मान लीजिए ध्रुव P पर आया, एक P पर आने के बाद प्रकाश का परिवर्तन होगा, क्योंकि दर्पण है, दर्पण से परिवर्तन हो भी करेगा। तब परिवर्तन होगा, जितना कोण पे आया है उतना ही कोण पे इधर भी गुजरेगा, जितना कोण पे आया है उतना ही कोण पे इधर भी गुजर जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन हो गया यहाँ पर। और जितना कोण पे आया उतना कोण पे निकल जाएगा, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण में बराबर करना है। तो इसलिए हम, आप लोग कहिए कि ध्रुव पर क्यों ले रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ई लाइन खींचने में आसानी होगा। ई वाला लाइनवा यहाँ इतना पर लाए हैं तो उतने कोण पे कितना पे गुजारे हैं, लगभग इस लाइनवा की वजह से हमको दोनों दिख जाता है। अब जो दूसरा किरण आएगा इसी लाइन के एकदम समानांतर आएगा, इसी किरण के एकदम समानांतर आएगा। और समानांतर आने के बाद ई भी जो है, ई दूसरे किरण के ई ऐसे आके कटता है फोकस पर, और फोकस पर कटता है तो प्रतिबिंब जो है फोकस से प्राप्त होता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस से प्राप्त होता है, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ये आपका रहा प्रतिबिंब के बारे में। अब अवतल दर्पण के गुण के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।